हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल आरटी लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जिसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। वो कौन से थे? द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में पता चला और एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके कंक्लूजन में उन्होंने ये पाया कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। लेकिन उस टाइम पीरियड में डीएनए के बारे में नॉलेज और इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया गया था कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करता है। और ये आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। सो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट किन दो साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था? इसको कंडक्ट किया था एल्फ्रेड एल्फ्रेड हर्शे ने एंड मार्था चेज। ओके, तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने परफॉर्म किया था। कब किया था? 1952 में। ओके, 1952 में 1952 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इस बार इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या लिया था? इन्होंने लिया था T2 बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई बैक्टीरियम, ई कोलाई बैक्टीरियम। तो ये एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उनके एक्सपेरिमेंट मॉडल थे T2 बैक्टीरियोफाज एंड ई कोलाई बैक्टीरियम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज एक टाइप के वायरस होते हैं। वायरस के बारे में तो आपको पता ही है कि वायरस वैसे तो नॉन लिविंग होते हैं, पर जब वो किसी लिविंग सेल की कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिविंग सेल वाली प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं और उस लिविंग सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं और खुद को रेप्लिकेट करते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरियोफाज हैं। अब बैक्टीरियोफाज जो होता है वो किस तरीके से इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले। सो बैक्टीरियोफाज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसको हम कैप्सिड कहते हैं। ओके, तो ये जो कैप्सिड होती है ये बनी होती है प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन से बनी होती है। ये कैप्सिड जो होती है वो डीएनए को कवर करे होती है। जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है उसको ये कवर की होती है, इनक्लोज किए होती है। उसके बाद उसकी ये टेल होती है, बैक्टीरियोफाज की टेल होती है। अब जो बैक्टीरियोफाज होता है वो जब ई कोलाई के कांटेक्ट में आता है, दिस इज ई कोलाई, और ये ई कोलाई का क्या है? डीएनए है। जब ये बैक्टीरियोफाज ई कोलाई को आके के कांटेक्ट में आता है, उसे इन्फेक्ट करता है, तो क्या करता है? अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो ई कोलाई में इंसर्ट कर देता है। ओके, ई कोलाई में जाने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जब ई कोलाई में जाता है तो वो ई कोलाई के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, ये मर्ज हो जाता है। तो मैं इसको
अब जब ये मर्ज हो गया ये बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो ई कोलाई के डीएनए से मर्ज हो गया। लेकिन हाँ, मैं अभी डीएनए कह रही हूँ, लेकिन जब मार्था चेस और अल्फ्रेड हर्शे ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तब उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि ये डीएनए होता है। ओके, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये डीएनए है, ये ई कोलाई के डीएनए के साथ में मर्ज कर जाएगा। जब मर्ज कर जाएगा तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। ओके, जब ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए ई कोलाई के डीएनए के साथ मर्ज हो जाएगा तो ये ई कोलाई की पूरी मशीनरी को क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा, हाईजैक कर लेगा और खुद का डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो अब ये जब ये ई कोलाई का डीएनए रेप्लिकेट होगा तो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा ये, और इसी डीएनए के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से जो बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन लेयर होती है यानी कैप्सिड उसका भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये खुद के प्रोटीन्स भी बनाएगा और इस तरीके से यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर या जिस भी बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल बैक्टीरियोफाज प्रोड्यूस हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बैक्टीरियोफाज जो होंगे ई कोलाई की वॉल को ब्रेक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल आएंगे। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियोफाज होता है वो क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे खुद को रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे अपने बहुत सारे फॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है और वो बाहर आ जाते हैं। तो ये इनका प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बैक्टीरियोफाज का। तो ये चीज तो उस समय पता थी, बस एक चीज नहीं पता थी मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शे को कि जो बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है वो डीएनए को इंसर्ट करता है या प्रोटीन को इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज उन्हें कंफर्म नहीं थी। इसको ही चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब देखते हैं उन्होंने कैसे किया अपना एक्सपेरिमेंट। सो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कल्चर मीडियम लिए जिसपे उन्होंने बैक्टीरियोफाज का कल्चर रखा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन करती हूँ और ये कल्चर मीडियम ए है और ओके, और ये कल्चर मीडियम बी है। तो जो फर्स्ट कल्चर था, उन कल्चर मीडियम जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफाज को रखा था, उस कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल रखा था। P32 क्या होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, P फॉस्फोरस, तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। और बी वाले कल्चर में क्या किया था उन्होंने, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल रखी थी। S35 क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर। फाइन, तो ये जो कल्चर था इसमें क्या था, फॉस्फोरस। देखिए एक्चुअली ये क्या है, रेडियो एक्टिव कल्चर। अब अगर इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कल्चर मीडियम में अगर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कल्चर भी रेडियो एक्टिव हो गया। सेम एज कि अगर इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है तो वो कल्चर मीडियम भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव सल्फर हो गया। ठीक है, अब दोनों कल्चर मीडियम में क्या रखे गए, बैक्टीरियोफाज को रखा गया। अब हमें पता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे डीएनए की बैकबोन को बनाता है पेंटोज शुगर के साथ मिलकर। तो जब हमने बैक्टीरियोफाज को इस कल्चर मीडियम में डाला, तो जब हमने बैक्टीरियोफाज को इस कल्चर मीडियम में डाला तो जो इसका डीएनए था वो क्या हो गया, डीएनए हो गया रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, ये पिंक कलर से ये रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक, ये रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया। क्यों, बिकॉज जो ये फॉस्फोरस था, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस
जब इस बैक्टीरियोफाज को इस रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले कल्चर में डाला गया तो इस रेडियो एक्टिव फास्फोरस की वजह से जो इसका डीएनए है, उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें ये फास्फोरस जाके बन गया, ऐड हो गया, और इसलिए इसका जो डीएनए था इस बैक्टीरियोफाज का वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। अब बी वाले कल्चर मीडियम में क्या हुआ, देखिए जो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब ऐसे बहुत से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो है सल्फर प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत सारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। अब हमें पता है कि अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है, यानी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें सल्फर वाला जो कल्चर था, रेडियो एक्टिव कल्चर, अब हमने इसमें भी बैक्टीरियोफाज को डाला। तो जब हम इसमें बैक्टीरियोफाज को डालेंगे इस मीडियम में, तो क्या होगा कि जो इसका कैप्सिड है, बैक्टीरियोफाज का जो ये कैप्सिड होता है, ऐसे देखिए, ये एक नॉर्मल बैक्टीरियोफाज है, ओके, ये एक नॉर्मल बैक्टीरियोफाज है और इसमें नॉर्मल डीएनए प्रेजेंट है। अब हमने इस बैक्टीरियोफाज को इस कल्चर मीडियम में डाला। जब हमने इस बैक्टीरियोफाज को इस कल्चर मीडियम में डाला तो इसमें क्या हुआ कि जो ये सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर है, वो उसने उससे जो प्रोटीन बनी वो जाके किस में जुड़ गई, इसके कैप्सिड में। तो ये क्या हो गया कि जो इसका कैप्सिड था, यहाँ पे इसका कैप्सिड जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो रेड कलर से मैंने क्या बताया, ये रेडियो एक्टिव कैप्सिड है, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन गई है सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर की वजह से, ठीक है। तो ये इसका कैप्सिड क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, और इस कैप्सिड के अंदर जो डीएनए था वो नॉर्मल डीएनए है, ये नॉर्मल डीएनए है। तो मैं इसको बता दूं, रेडियो एक्टिव कैप्सिड और रेडियो एक्टिव कैप्सिड, और ये क्या है, नॉर्मल डीएनए, ओके। और इस वाले मीडियम में क्या है, इस वाले मीडियम में क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है और कैप्सिड है, नॉर्मल कैप्सिड। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि हर्शे एंड चेज ने क्या किया, दो कल्चर मीडियम लिए। एक कल्चर मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल रखा था जो कि P32 होता है। दूसरे कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या रखा था, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल रखा था जो कि F35 होता है, ठीक। अब उन्होंने इस दोनों कल्चर मीडियम में बैक्टीरियोफाज को डाला था, अलग अलग ग्रुप में बैक्टीरियोफाज को डाला। तो जो इस वाले कल्चर यानी कल्चर ए वाले मीडियम में जिसमें कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है, उसमें जब बैक्टीरियोफाज को डाला तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है वो जाके बैक्टीरियोफाज के डीएनए से ऐड हो गया और उसके डीएनए को उसने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो वाला बैक्टीरियोफाज है जो इस वाले मीडियम में पड़ा था, यानी जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस पड़ी थी, तो उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गया और जो उसका ऊपर का प्रोटीन का कोट है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं वो नॉर्मल रहा। सेकेंड वाला जो दूसरा वाला कल्चर मीडियम था जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट थी, और हमें पता है कि बहुत से प्रोटीन होते हैं जिनमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। तो क्या हुआ कि जब इस वाले कल्चर में हमने बैक्टीरियोफाज को डाला तो इस सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर की वजह से जो इसका कैप्सिड था बैक्टीरियोफाज का वो क्या हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। बट उसका डीएनए अभी नॉर्मल डीएनए है। अब ये बात जब हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें ये बात तो पता था कि जो बैक्टीरियोफाज होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई में इंसर्ट करता है, लेकिन उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि वो अपना कैप्सिड यानी जो उसका प्रोटीनियशियस लेयर होती है वो अंदर जाती है या डीएनए जो उसका जेनेटिक डीएनए जो है वो जाता है, ठीक है। तो अब ये आगे देखते हैं कि आगे कैसे उन्होंने किया। अब ये देखें कि ये नॉर्मल इकोलाई है, फाइन, नॉर्मल इकोलाई है, और इधर भी हम एक नॉर्मल इकोलाई ले लेते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ वाला जो कल्चर ए वाला बैक्टीरियोफाज है वो आता है, ये कल्चर ए वाला बैक्टीरियोफाज है, ये आया और इसके ऊपर आके बैठ गया। अब जो इस वाले कल्चर का बैक्टीरियोफाज है उसके पास उसका तो डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए। ये हाँ, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरियल डीएनए है, नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए, ठीक। उसके बाद अब इधर क्या हुआ, इधर भी सेम कंडीशन हुई। जब ये बैक्टीरियोफाज आके इकोलाई पे आके बैठा, और इस वाले इकोलाई में क्या है कि नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए और क्या है, रेडियो एक्टिव कैप्सिड, रेडियो एक्टिव कैप्सिड। और ये भी इकोलाई है, नॉर्मल इकोलाई है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि अब उनको तो नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इनको ये पता था जेनेटिक मटेरियल वो डालता है अपना, पर उन्हें नहीं पता था कि क्या जेनेटिक मटेरियल डालता है। तो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि इस केस में उसने क्या किया, हमें तो पता है ना कि डीएनए डालेगा, तो हमने देखा कि इसने यहाँ पे अपना डीएनए डाला, और सेम सिचुएशन क्या हुई कि यहाँ भी बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए इकोलाई में डाला और यहाँ भी इकोलाई में डाला। अब आप देखिए कि अगर ये वाला डीएनए इकोलाई में आएगा और ये डीएनए जाके इकोलाई के डीएनए के साथ मर्ज होगा, तो क्या होगा, जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डीएनए अंदर आया और ये इकोलाई के डीएनए के साथ में मर्ज हुआ, तो यहाँ पे बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैप्सिड क्या था, रेडियो एक्टिव था, डीएनए नॉर्मल था। तो डीएनए जब यहाँ अंदर आएगा और इकोलाई के डीएनए के साथ मर्ज होगा, तो क्या हो जाएगा कि वो नॉर्मल डीएनए है, तो इकोलाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल इकोलाई रहेगा। और बस ये है कि अंदर वो बैक्टीरियोफाज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, रेप्लिकेट होंगे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होगा। और बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकोलाई क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर आया था। इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, और वो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी एक डिवाइस होती है, और उसको हम इसके अंदर हम इस पूरे जो भी बैक्टीरियोफाज और इकोलाई है इसको हम इसमें डाल देंगे, और ऐसे ही यहाँ पर भी डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे और क्या करेंगे, इसे चला देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत तेजी से गोल 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 मिक्सर की तरह घूमती रहती है। उसके बाद घूमने के बाद क्या होता है कि इसमें जो हैवी मटेरियल होता है, मतलब मिक्सी में घूमने के बाद सब चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर जो हैवी मटेरियल होता है वो क्या होता है, नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है, और जो लाइट मटेरियल होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। तो जो लाइट मटेरियल होता है उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो हैवी मटेरियल होता है उसे हम पैलेट कहते हैं। तो जब क्या होता है कि जब इस वाले केस में क्या हुआ कि जितने भी इकोलाई बैक्टीरिया थे वो क्या हुए, वो पैलेट वाले सेक्शन में आ गए, नीचे आ गए, ठीक है, पैलेट वाले सेक्शन में आ गए। और जो ये बैक्टीरियोफाज का वैकेंट कैप्सिड था वो कहाँ प्रेजेंट हो गया, खाली प्रोटीनेशियस कैप्सिड था, तो वो लाइट वेटेड था, तो वो ऊपर की तरफ रहा, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ रहा। और ये ऊपर वाला क्या है, सुपरनेटेंट है, और
नीचे पैलेट होता है। सेम अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जितने भी कैप्सिड थे वो ऊपर की तरफ हुए दिखे हमें, और जो बैक्टीरिया था वो हमें कहाँ दिखा, नीचे पैलेट की तरफ। जब हमने इन दोनों चीज़ों की रेडियो एक्टिविटी चेक की तो हमें पता चला कि जो कल्चर ए मीडियम वाला बैक्टीरियोफाज और इकोलाई का हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें पता चला जो इसमें सुपरनेटेंट है वो क्या है, ये नॉर्मल है, सुपरनेटेंट नॉर्मल है, और पैलेट क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। और इस केस में क्या पता चला, दूसरे कल्चर में जो सुपरनेटेंट वाला पोर्शन है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, और जो पैलेट पोर्शन है वो नॉर्मल है, नॉर्मल पैलेट। तो अब ये बात कंफर्म हो गई। फिर से मैं बताती हूँ कैसे। इस वाले केस में क्या था कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए था, मतलब उन्होंने ये सोचा, जो चेज एंड हर्शे एंड चेज ने क्या सोचा कि अगर डीएनए हुआ जेनेटिक मटेरियल तो क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफाज है वो अपना डीएनए इसमें भेजेगा। उन्हें ये पता था जेनेटिक मटेरियल डालता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो प्रोटीन डालता है या अपना डीएनए डालता है। तो उन्होंने कहा अगर डीएनए हुआ तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर जाएगा और इकोलाई जो है उसको रेडियो एक्टिव कर देगा। और अगर प्रोटीन कैप्सिड हुआ तो इस केस में प्रोटीन अंदर जाएगा, मतलब कैप्सिड अंदर जाएगा और रेडियो एक्टिव इकोलाई को क्या करेगा, रेडियो एक्टिव कर देगा। लेकिन क्या हुआ कि इस केस जो कल्चर ए मीडियम था उसमें इकोलाई जो है हमें क्या मिला, रेडियो एक्टिव मिला। यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए ही अंदर गया होगा तभी ये जो कल्चर ए मीडियम का जो डीएनए अंदर गया होगा तभी ये इकोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव हुआ होगा, क्योंकि जो इसका कैप्सिड था वो तो नॉर्मल ही था, बस खाली डीएनए ही तो रेडियो एक्टिव था। अगर कैप्सिड चाहता तो इकोलाई नॉर्मल होता, लेकिन कैप्सिड नहीं गया है, रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर गया, इसलिए इकोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया। इस केस में क्या हुआ कि कैप्सिड रेडियो एक्टिव था, अगर कैप्सिड चाहता तो इकोलाई को रेडियो एक्टिव होना था, लेकिन कैप्सिड तो गया नहीं, नॉर्मल डीएनए अंदर गया बैक्टीरियोफाज का, इसलिए इकोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं हो पाया। तो अब ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल होता है। मैं फिर से बताती हूँ, हर्शे एंड चेज ने क्या किया, उन्होंने दो कल्चर मीडियम लिए। एक कल्चर मीडियम में फास्फोरस डाली जो कि रेडियो एक्टिव थी, ठीक है, यानी P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला। दूसरे कल्चर मीडियम में सल्फर यानी रेडियो एक्टिव सल्फर डाल रखी थी, ठीक है। सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होती है। अब क्या हुआ कि जब हमने इस वाले कल्चर, पहले वाले कल्चर जिसमें कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट थी, उसमें जब हम बैक्टीरियोफाज को डालेंगे तो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। अब रेडियो एक्टिव डीएनए वाला जो बैक्टीरियोफाज था उसने जब इकोलाई को क्या किया, इन्फेक्ट किया या उसके कांटेक्ट में आया तो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला। जेनेटिक मटेरियल अंदर गया यानी कि डीएनए अंदर गया, और वो उसका जो डीएनए जैसे ही इकोलाई के अंदर गया तो उसने इकोलाई को रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से ये बात कंफर्म हो गई कि इकोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव है, और इसका मतलब कि डीएनए अंदर आया इसीलिए इकोलाई रेडियो एक्टिव हो गई। लेकिन जो बी वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें क्या था कि रेडियो एक्टिव सल्फर थी, सल्फर जो है प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, तो यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज था उसका जो कैप्सिड यानी जो प्रोटीन थी वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव थी। अब जब बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया तो अब कैप्सिड अंदर जाती नहीं है, डीएनए अंदर जाता है, तो नॉर्मल डीएनए अंदर गया तो इकोलाई को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से दोबारा से आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक दो बार और इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। और फिर भी ना कुछ आपको समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या हमारी मेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, धीरे धीरे समझेंगे आप इसको, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। क्या? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एवरी मैक्लाइड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और लास्ट ये हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा। सो अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ तक ये बात कंफर्म हो गई थी कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। जब ये बात कंफर्म हुई तो लोगों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा हो गया डीएनए की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद जो वाटसन एंड क्रिक ने पूरा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल भी प्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन में हम पहले डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें। और आपके जो सुझाव हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स, डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।